मुंबई मलाड पूर्व, मकबूल कंपाउंड और विकासक डीजीएस इन दोनों जो चर्चा का विषय बना है। कुछ और असामाजिक तत्वों द्वारा विकास कार्य रुकने का प्रयास चल रहा है। गत दिनों पहले महाराष्ट्र माझा न्यूज पर एक खबर प्रकाशित की गई थी। कुछ लोग बिल्डर और समिति का विरोध कर रहे थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। खबर प्रकाशित होने के बाद क्षेत्र में हलचल मच गई। पत्रकारिता निष्पक्ष होकर करनी चाहिए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सृष्टि दिंडोशी सहकारी गृह निर्माण संस्था के कानूनी सलाहकार, पूर्व नगर सेवक न्यायमूर्ति शर्मा, संस्था के अध्यक्ष बैद्यनाथ यादव मकबूल कंपाउंड का विकास कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं, मगर कुछ और असामाजिक तत्वों द्वारा लोगों द्वारा उन्हें बार बार परेशान किया जा रहा है तथा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आइए जानते हैं यह क्या हकीकत है, क्या कहना है दोनों पक्षों का। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कौन जनता का सेवक है और कौन भक्षक। ब्यूरो रिपोर्ट, और मैं इस काम में लगा हुआ इसलिए नहीं कि मैं एक नगर सेवक या पूर्व नगर सेवक के नाते। मेरा जन्म 1971 में यहीं पर हुआ। 1962 में मेरा परिवार, मेरे पिताजी यहाँ पर आए और तब से आज तक हमारा घर आज भी इसी स्थान पर है। आज भी हमारा एक घर जिसमें हम रहते थे और एक दूसरा कमर्शियल जिसमें मेरी ऑफिस थी, वो एक कमर्शियल घर करके दो घर हमारे आज भी वहां पर हैं। आपने जो विवाद का बात कहा, ये विवाद अभी तक कभी नहीं रहा। ये विवाद मात्र पिछले दिसंबर से लेकर के अभी कुछ असामाजिक तत्वों ने यह चालू किया। और यह कब क्यों किया? क्योंकि हमने जब ये विकास का काम सन 2017-18 में अनेक्सर 2 आया, जिसे परिशिष्ट 2 कहते हैं, जिसमें पात्रता होती है। उस समय के जो विकासक थे, समर्थ इरेक्टर्स एंड डेवलपर्स, जिसके पार्टनर मनीष आमरे, वाहिद खान, ऐसे तमाम लोग थे, उन लोगों ने भी अच्छा काम किया था। और उन लोगों ने अपने समय पर एलओआई भी तक लाई। एलओआई के बाद में लगभग 125 घरों को उनको 12 महीने का भाड़ा तक दिया गया था। कोरोना काल से 2 महीना पहले की बात है, ताकि घर खाली करने के बाद में विकास का काम आगे बढ़ सके। लेकिन आप जानते हो कि पूरे विश्व में जो है एक कोरोना काल आ गया दुर्भाग्य से, जिस कारण 2 साल का समय बर्बाद हो गया। और हम हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठे। हमारे मुख्य प्रवर्तक माननीय बैजनाथ यादव जी, उनकी तमाम टीम के साथ में मैं इस काम में लगा रहा। मैं 1997 में 1997 में वकील बना। तब से मैं इस संस्था का कानूनी सलाहकार करके काम कर रहा हूं। और चूंकि मेरा अपना घर भी है, मेरे लोग हैं, मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि रह चुका हूँ। 3 बार लोगों ने मुझे विश्वास करके 2 बार मुझे नगर सेवक बनाया, तीसरी बार मेरी पत्नी को नगर सेवक बनाया। तो लोगों की अपेक्षाएं, लोगों की विश्वास था कि यह व्यक्ति घर बना के दे सकेगा, यह व्यक्ति हमारे बस्ती का विकास कर सकेगा। और आज हम उसको विकास की गति पे लाए हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहता हूं कि हमारे मनीष आमरे जो समर्थ इरेक्टर्स के बिल्डर थे, उन्होंने काफी काम किया। और उनके बाद में जब कोरोना काल में उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई, तो उन्होंने सामने से कहा कि मैं यह विकास करने में असमर्थ हूं, आप कोई दूसरा विकासक ले आइए। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वर्ष हमने 13(2) जो स्लम एक्ट का होता है, जिसमें सेक्शन 13 उसका सब क्लॉज 2 होता है, 13(2) के अंतर्गत नोटिस दी गई कि हमको बिल्डर बदलना है। और 9 जनवरी को पहली हियरिंग थी, 30 जनवरी को हमारी दूसरी हियरिंग थी विकासक बदलने की। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि उस मीटिंग से पहले यह कुछ असामाजिक तत्वों ने क्या किया, हमारी शिव सृष्टि दिंडोशी सोसाइटी के नाम पर इन्होंने 60-70 लोगों को जमा करके एक मीटिंग ली। उसके अंदर एक मुख्य प्रवर्तक करके इन्होंने ये कर दिया, अपॉइंट कर दिया, और उसकी एक टीम बना ली। और एसआरए में इन लोगों ने फिर पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया कि उनकी टीम ओरिजिनल टीम है, मुख्य प्रवर्तक बैजनाथ यादव जी है, बोगस है, या उनकी टीम है ही नहीं, ऐसा वैसा झूठा आरोप लगाना शुरू कर दिया। लेकिन दूध पानी का पानी 28 मार्च को हो गया, जब सीओ एसआरए के सीओ माननीय सतीश लोखंडे जी ने इस चीज में कि बिल्डर कौन अपॉइंट हो कौन नहीं हो, इसके लिए उन्होंने आधिकारिक रूप से चुनाव घोषित किया। और वो चुनाव के तहत 2 से 3 बिल्डर वहां पर 28 तारीख को आए। शिव सृष्टि दिंडोशी का 2 भाग हो गया था। एक असली ग्रुप था जो बैजनाथ यादव जी का था, एक नकली ग्रुप जो मुख्य प्रवर्तक नकली बनाए गए थे, मनु भाई वकानी, उन्होंने भी किसी बिल्डर को लाया था। और एक तीसरे व्यक्ति ने भी एक तीसरा बिल्डर लाया था। ऐसे 3 बिल्डरों के बीच में चुनाव हुआ। 28 तारीख के चुनाव में जनता ने शिव सृष्टि दिंडोशी के मुख्य प्रवर्तक माननीय बैजनाथ यादव जी पर विश्वास जताते हुए डीजीएस बिल्डर का अपॉइंटमेंट किया। और अब जब किसी बिल्डर का आधिकारिक रूप से अपॉइंटमेंट हो गई है, नियुक्ति हो गई है, तो बस्ती का विकास आगे बढ़ना चाहिए।
यह लोग जो उंगली उठाते हैं, यह लोग तो फालतू बातें करते हैं कि विकास नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। लेकिन जब विकास का काम, विकास में जो जो बातें लगेगी, जो जो काम लगेगी, वो काम करने के लिए जब बिल्डर या सोसाइटी के लोग आगे बढ़ते हैं, तब यह लोग गुंडागर्दी करते हैं, रास्ते पे उतर करके धिंगाना करते हैं। ऐसा ही 3 दिन पहले हुआ। विकासक डीजीएस की तरफ से एक सर्वे लगाया गया था, जो सर्वे बस्ती में नहीं था, वो रोड का सर्वे हो रहा था। तो उस सर्वे को रोका उन्होंने, रोड पर उन लोगों ने गाली गलौज किया। ये पुलिस को बुलाए, पुलिस वाले सभी को, सर्वेयर को भी लेके गए और सभी को जो उस समय थे, हम लोग तो थे नहीं, हम तो हमारी सभा में थे, इन सभी को पुलिस स्टेशन लेके गए। तो आप देखे होंगे एफआईआर के अंदर, एफआईआर कोई हमारी नहीं है, एफआईआर पुलिस ने खुद से एफआईआर लॉन्च की हुई है, क्योंकि इन लोगों ने, इनका मन इतना बढ़ गया था। मैं असामाजिक तत्व क्यों कहता हूं? क्योंकि इन लोगों की कार्यकृति अब पता चली है कि जो व्यक्ति, जो लोग अभी अरेस्ट हुए हैं, जो लोग भागे हुए इस केस में, इन लोगों ने पुलिस के कॉलर तक पकड़े, पुलिस के पट्टे को, कमर के पट्टे खींच लिए, उनके हाथ पकड़ लिए, उनके साथ में गाली गलौज किए, पुलिस को धमकी दिए। सारा एफआईआर कहता है, यदि आप एफआईआर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ऐसे लोग तो असामाजिक तो है ना, जब ये पुलिस के साथ ऐसे कर सकते हैं, तो आम जनता के साथ ये कैसा करते होंगे, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। पुलिस ने उस दिन जो है, परसों की तारीख 17 तारीख को खुद से एफआईआर ली, उसमें शायद एक व्यक्ति अरेस्टेड है, कुछ लोग भागे हुए हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। इसमें शिव सृष्टि डिंडोसी का, डीजीएस का कोई लेना देना नहीं है। ये तो पुलिस के चैम्बर में जो कुछ हुआ आप जानते हैं। मगर साहब, जैसे कि आपके ऊपर हमले उठ रही है, बिल्डर चुनने की बात है, कई दिनों से बातचीत कई बिल्डरों के साथ चल रही थी। और जब 28 तारीख का समय का चुनाव का समय आया, तब ये हमारे सामने प्रश्न था कि हमारे पास जो 10 बिल्डर हैं, उनमें से लगभग 6 से 7 लोगों ने काफी लेट किया अपना रिस्पॉन्स करने में। डीजीएस बिल्डर ने प्रॉम्प्टली, उन्होंने मतलब अपना रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा कि मैं आपकी बस्ती बना के दूंगा। और हमारे सामने यह तपोन जहां पे मैं गणपति पंडाल लगाता हूं, आप हर साल दर्शन करने आते हैं, उसी से लगा हुआ तपोन बिल्डिंग, जो काफी वर्षों से यहाँ पे थी, उसका रीडेवलपमेंट उन्होंने तेजी से किया और लोगों को उन्होंने समय पे घर दिया। कुछ घर रह गए हो, टेक्निकल अड़चन, वो उनका, वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन डीजीएस बिल्डर के बारे में यदि लोगों को कुछ शंका होती तो 28 तारीख को नहीं चुनती उनको। 28 तारीख को लोगों ने उनके पक्ष में वोट दिया है। तो कितना वोट आप पाए थे, पक्ष और विपक्ष कितना वोट दिया? कुछ कुल 293 मत पड़े थे, जिसमें से 175 वोट जो है शिव सृष्टि डिंडोसी सोसाइटी के मुख्य प्रवर्तक बैजनाथ यादव जी, जिन्होंने डीजीएस के अपॉइंटमेंट की नियुक्ति का पत्र दिया था, उस पक्ष में 175 वोट पड़े थे। और 105 वोट था जो विपक्ष को पड़ा था। 104 वोट जो विपक्ष को पड़ा था, जो आप जानते हो वो कौन थे, सब बोगस। इसमें हम अपने तरीके से काम करते रहे, थोड़ा स्लो संत गति थी। थोड़ा सा मैं आपका समय लेकर के थोड़ा इतिहास बताऊंगा। सन 2006 से लेकर के सन 2012 तक मुस्तफा कुरैशी नाम के एक बिल्डर थे, जिन्होंने यहाँ पे सबमिशन दिया हुआ था इस बस्ती का विकास करने के लिए। चूंकि उनकी फाइल गलत फाइल थी, गलत सिग्नेचर थे, गलत डॉक्यूमेंट्स आरोप किए गए थे, उनकी फाइल को मतलब रिकॉर्ड करने में, मतलब उसका जो भी फैसला लेने में 6 साल चला गया। तो 2006 से 2012 तक का समय मुस्तफा कुरैशी जी और जिनके प्रवर्तक यही मनु भाई वकानी, जो आज झूठा क्लेम कर रहे हैं कि वो मुख्य प्रवर्तक है शिव सृष्टि के, वही उनके साथ में थे। इन्हीं लोगों ने 6 साल का समय बर्बाद किया। 2012 के बाद में मनीष आमरे जी, जिनकी कंपनी समर थी, उनके साथ में हमारा शिव सृष्टि डिंडोसी के लोगों ने मिलकर के घर घर सर्वे करवाया, बायोमेट्रिक करवाया, जीआईएस सर्वे करवाया। और उसका सबमिशन होने के बाद में तुरंत उसका अनेक्सर 2 परिशिष्ट 2 जो कहते हैं, जिनमें लोगों का घर की बायोमेट्री होती, पात्रता होती है, वह सब हुआ। उसके बाद में एलओआई भी आई है। एक एसआरए के एरिया को, बस्ती को विकास करने के लिए एलओआई लाना पहला एक चरण होता है, महत्वपूर्ण चरण होता है। वह होने के बाद में फिर आगे का आईओए और सीसी लाई जाती है। उसी के लिए हमने, जैसे मैंने आपको बताया, 125 घरों को उनको 12 महीने का भाड़ा देकर के खाली कराने के प्रावधान पे थे। लेकिन आप जानते हैं कोरोना लग गया था, इस कारण से वो सब कुछ रह गया, और अन्यथा हमारा विकास आगे उस समय गया होता। अगर विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जैसे एक से बस्ती में ऐसे व्यक्ति हैं कि जो एक का व्यक्ति अगर सिग्नेचर कर दे तो उसके पीछे 100 लोग सिग्नेचर राजी खुशी से करते हैं, मगर ऐसे लोगों को कमेटी में नहीं लिया गया, ऐसे लोगों को मुख्य प्रवर्तक या कोई टीम में, वो मन चाहा जैसा हमारे आरोपों की जांच की जाए तो आपको पता चलेगा कि जब जब छोटी छोटी बातें हैं, कुछ मतलब यहाँ पे बातें हुई, झगड़ा हुआ है, हम पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस स्टेशन में भी यही व्यक्ति लोग हमें गाली देते थे। पुलिस स्टेशन के अंदर अधिकारियों के सामने गालियां देते थे। हमारे पास में वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि इन्होंने कितनी बार हमको गालियां दी है। ठीक उसी प्रकार से जब 28 तारीख को चुनाव था,
आप पूछ लीजिए चुनाव में जो लोग थे वहां पर, चाहे पुलिस ऑफिसर से पूछिए, चाहे स्वतंत्र व्यक्तियों से पूछिए, यह लोग वहां जा जा करके सभी वोटरों के साथ में, रहवासियों के साथ में ये धिंगाना कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। वहां पर भी, वहां पे गुंडागर्दी, दादागिरी कर रहे थे। पुलिस ने वहां पे भी कई बार मतलब समझाया इनको, नहीं माने तो पुलिस को बल प्रयोग, ज्यादा संख्या बुलानी पड़ी। और वहां से जिनका मतदान में, आप जानते हैं मतदान में जिसका काम नहीं है उसका कोई उपयोग नहीं, मतलब वो जिसका नाम नहीं मतदाता में, जिसका घर नहीं मतदाता में, उस व्यक्ति का क्या काम है मतदान की जगह पर, मतदान स्थान पे। ये तो एक नेचुरल नियम है जी। बड़े मतदान होते हैं वहां पर भी ऐसे ही होता है। लेकिन जिनके नाम नहीं मतदाता में, जिनका घर नहीं, वहां पर ऐसे करीब दर्जनों लोग वहां पर इकट्ठे होकर के, तो आपका भी लोगों के साथ, तो आपका भी तो नाम नहीं, मैं नहीं था वहां पर। अच्छा। मैं नहीं गया था। आप मेरा प्रेजेंस बता दीजिए, मैं मेरा गला काट करके आपके हाथ में दे दूंगा। मैं नहीं था वहां पर। मेरा जब नाम आप नहीं तो चुनाव हुआ। अरे भाई साहब, मेरा जो घर है मेरे पिताजी के नाम पर है। जी जी। पिताजी का मृत्यु 2 साल पहले हो गई है जी। वो ट्रांसफर होना बाकी है, वो मेरे नाम पे होगा, मेरे भाई के नाम पे होगा, मेरे घर में होगा, वो मुद्दा भी बाकी है। हाँ। तो जब मेरा नाम मतदाता में नहीं था तो मैं नहीं गया वहां पर। ये कानून की पढ़ाई मैंने की है, कानून मैंने कभी हाथ में नहीं लिया। जो लोग कानून हाथ में लेंगे तो उनके साथ में कानून अपना काम करेगा। जिस तरह से आपके साथ आपके पास आया होगा, आप उसमें मुख्य प्रवर्तक बैजनाथ यादव जी और उसके नीचे प्रवर्तकों के नाम, फिर उसके नीचे सहयोगियों के नाम, उसके नीचे रहवासियों के नाम जी। आप पढ़ लीजिए, उसमें एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो असामाजिक कामों में लिप्त होता होगा। सब सज्जन पुरुष हैं। विलास पाटिल जी आपके सामने खड़े हैं, इनका अपना लड़का कैंसर स्पेशलिस्ट है। बैजनाथ यादव जी, इनका लड़का डॉक्टर है, इंजीनियर है, दूसरा लड़का। ऐसे तमाम जितने हमने लिए हुए हैं, हमने हिंदू, मुस्लिम, गुजराती, मराठी सभी समाज के लोगों को लेकर के एक अच्छी कमेटी बनाई थी पहले भी, और अभी भी कमेटी अच्छी बनाई हुई है, जहां कहीं भी हम किसी के साथ में भेदभाव नहीं किए और सभी पक्षों को लिए हुए हैं। इसमें सभी पक्ष, हम यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने सभी का मान सम्मान रखते हुए सारे सज्जन लोगों को, नेक लोगों को रखा है। ये जो आरोप लगा रहे हैं कि एक लोगों के पीछे 100 सिग्नेचर करवा लिए होता, ऐसा होता तो भाई साहब 28 तारीख के चुनाव में आप क्यों नहीं जीत जाते थे? आपको तो जनता ने नकार दिया ना इस कारण। जी, बिहार में मेरा चुनाव हुआ था 18 मार्च में अपॉइंट किया गया था। अच्छा, तभी सब लगातार आप ही हैं। हाँ, तभी से जो विकास का, तभी से जो मुद्दा चला था, कई बिल्डर बदले गए, वो तो सब हुआ। मगर अभी जो मुख्य प्रवर्तक के पोस्ट पे है, आप क्या कुछ कहना चाहते हो? जो इतना धांधली चल रही, इतना मारपीट हो रहा है, पुलिस स्टेशन मामला, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं मुख्य प्रवर्तक चुने जाने के बाद सबमिशन जो पहले हो चुका था, हमारे पूर्व मुख्य प्रवर्तक बलबीर सिंह ने किया था। इसके बाद में 2018 में जीबीआर के द्वारा चुना गया। तब से मैंने सर्वे लगाया, घर घर जाके बायोमेट्रिक हुई, लोगों का पात्र अपात्र का सब कुछ हुआ। 425 लोग पात्र हुए हैं। उसके बाद हमने इवेंट कमेटी रजिस्टर्ड करने के लिए 2020 में महाड़ा को अप्लाई किया था। लोगों को घर घर पत्ता आए थे महाड़ा के वजह से। लेकिन हमारे 17 या 18 तारीख रखी गई थी मार्च में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो कुछ लोग जिस तरह से आज उपद्रव मचा रहे हैं, गजानन कीर्तन के पास जा करके उनको उल्टा सीधा समझा करके, एक दिन पहले हमारी मीटिंग जो है रद्द करा दी गई कि यहाँ दंगा हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग फिर सीओ के पास अप्रोच किए, उनको लिखित में दिया, मतलब जो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। हमने नगर सेवक और विधायक का लेटर लेके भी प्रश्न किया, उसके लिए मीटिंग लगाई गई। तो जो विरोधी थे जी सर, उसमें एक तारीख पड़ी थी, तारीख मतलब कुछ 3-4 दिन के बाद ही पड़ी थी जी सर। उसमें इन विरोधियों को सीओ ने इस तरह से जवाब दिया था डांट के कि जब तक, कुछ लोग उसमें ऐसे भी विरोधी थे जो हमारी सोसाइटी में इन्वॉल्व नहीं थे लेकिन मोर्चे में जाया करते थे, उनको भी बोला था कि जाके तुम सोसाइटी में पहले अपना नॉमिनेशन कराओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद हमारे पास आओ। आइंदा मैं दूसरी बार आओगे तो आप लोग को बंद करा दूंगा। इस तरह से उसमें धान को तक बैठे हुए थे। अच्छा साहब, ये उसके बाद कोरोना लग गया। कोरोना के बाद सब बंद हो गया। उसके बाद से हम लोग जो है अपने बिल्डर मनीष आमरे से हर महीने 2 महीने में बात करता रहा। तो 1 साल तो उसने ऐसा 22 दबा दिया।
फिर 22 के लास्ट में हम लोगों ने उनको पत्र देना चालू हुआ। उन्होंने बोला, जब हम नगर सेवक से मिले, आमदार से मिले, तो उन्होंने स्वीकार किया कि मैं अभी नहीं कर सकता हूं और आप अपना बिल्डर देख लो। फिर हम लोग इधर उधर देखना चालू किया और उनको 5 लेटर दिया, 5 लेटर। बाद में अभी उसकी तारीख पड़ी चेंज ऑफ डेवलपर की, पहली तारीख 9 फरवरी थी, सॉरी 9 जनवरी। उसके बाद लास्ट तारीख पड़ी 30 तारीख शायद। जी साहब। तो चेंज ऑफ डेवलपर आके वहां बोला कि हम अभी नहीं कर सकते हैं इनका काम, आप लोग इनको दूसरा बिल्डर अलॉट कीजिए। अच्छा साहब, जिस तरह से आपके ऊपर, तो इसमें हमारा कहां से डिले हुआ बोलिए आप? ये कोरोना की वजह से हो गया और 1 साल बिल्डर खा गया। उसके बाद जब हम लोग ने कोशिश किया तो जो असामाजिक तत्व है आप देख रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, भगवान ने अपने आप उजागर कर दिया कि कौन असामाजिक तत्व है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन गैर पढ़ा लिखा है, किसके साथ में गुंडे घूमते हैं, ये सारी पब्लिक को मालूम हो गया। मैंने अपने प्रचार बाद में उस मीटिंग के पश्चात हम लोगों ने डिमांड किया कि मुकदमा लड़ने से हमको फायदा नहीं है, अगर हम गलत है और वो सही है तो इलेक्शन लगा दिया जाए। इलेक्शन लड़ने के बाद भी हम लोग जब एक दिन पहले दिन घूमने को गए, उसी पहले दिन ही हमारे नगर सेवक के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, हम लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, हम लोगों ने घूमना बंद कर दिया। एक आरोप लगाया, अभी मुझे जानकारी मिली कि आपको धमकी मिली थी कि आपको ऐसे खड़ा खड़ा चीर दिया जाएगा। हाँ अच्छा, बिल्कुल। किसने कहा था साहब? किसने कहा था? वहां पर जो है अपना लड़का जो है हमारे चीफ प्रमोटर का, वो लड़का था, मगर किसने कहा था कि खड़ा खड़ा चीर दूंगा? वो तो मैं उसको पहचानता भी नहीं हूँ कि कौन था, खड़ा था वो, उसको पहचानता नहीं हूँ। मगर इस तरह से आपको धमकी मिली थी? धमकी मिली। आपको आपने पूरा पुलिस थाने में मामला दर्ज करा? नहीं, मैं जो है किसी ने मुझसे कहा कि आप बिल्डर की तरफ से आया है। मैं बोला हाँ, बिल्डर का आदमी का फोन गया था, मैं आया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि सर्वे लगा हुआ है कि क्या लगा हुआ है। जब मालूम नहीं है तो क्यों आया, तो मैं बोला फिर मैं निकल जाता हूँ, मैं अपने ऑफिस में आके। अच्छा सर, मेरा एक कट सत्य है कि जिस तरह से आप लाइन से इधर आता हूँ, सब लोग, सब कास्ट के लोग इधर है। अच्छा, कोई ऐसा अलग नहीं जी। तो कोरोना के टाइम पे यानी हिंदू मुस्लिम के टाइम पे भी किसी को हुआ था, लेकिन एक जगह पे अभी तक कुछ झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, सब एक दूसरे से जुल के रहते हैं, कि किसी का तकलीफ नहीं है। लेकिन अभी वो बिल्डिंग के बारे में जब चला है, तब से कुछ लोगों का ऐसा है कि वो असंतुष्ट लोग है, क्या कारण है वो समझता नहीं है, लेकिन कुछ झगड़ा करता है, वो तो काम करने में अड़कट कर रहा है। लेकिन यादव जी के साथ जो टीम जो है वो निस्वार्थी बने काम करता है और किसी को तकलीफ देने नहीं। और जो अभी आपको हमारे अपोज है, वो लोग जो हम रिवेंज ऐसा बदला लेने वाला ऐसा कुछ नहीं, वो भी हमारे दोस्त है, वो भी पड़ोसी है, उनका भी हम अच्छा करेंगे। किसी को बुरा करने का हमें सोचा भी नहीं है और करेंगे भी नहीं। अभी भी हमारे साथ आएंगे तो हम उनको लेंगे और उनके साथ ही काम करेंगे, उनको लेके ही काम करेंगे। और जितना लोगों का ये पात्र रहेगा वो सब लोगों का डॉक्यूमेंट देंगे। डॉक्यूमेंट हमने खुद जाके मांगा उनसे और डॉक्यूमेंट लेंगे, वो जितना पात्र करेंगे। और बिल्डर ये हमारे सामने ही तपोवन बिल्डिंग का काम किया, वो हमारे सामने किया है। और वो लोगों ने वादा किया है कि अभी जितना लोग है उनको सबको पात्र करेंगे, इसमें किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। तो हमारा अपोज होगा, कोई झगड़ा करने तो कुछ होना, वो सभी जगह रहता ही है, लेकिन इधर कुछ होएगा तो हम सभी को दोस्त बनाएंगे, सभी को पड़ोसी बनाएंगे, सही हर एक के लिए अच्छा ही करेंगे। और हमारे साथ अन्याय जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। अगर उनके हाथ में रहता तो अभी तक हम हमारे घर में ही रहते थे। नहीं, आपको भाड़ा मिल रहा है? हाँ, हमको 1 साल का भाड़ा बाकी, हमको भाड़ा भी टाइम टू टाइम मिल रहा है। डीजीएस के द्वारा सर आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या आपको घर मिल रहा है या क्या आपको है, या दबाया जा रहा है या आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, अपने आने के लिए भटक रहे, क्या सही है क्या गलत इस पर? देखिए, पहली बात तो ये मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र परमार है, मैं अभी प्रेजेंटली विरार रहता हूँ। तो हमने सफर किया है 7 साल, नो प्रॉब्लम। तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जो बोलते हुए अचानक आ जाती है, वो नहीं हमारे फेवर में हो सकती है, नहीं कोई बिल्डर के फेवर में हो सकती है। तो वो सब उस लेवल पे उनकी काम चल रहा है। कुछ लाइसेंस बीएमसी के पेंडिंग है, कुछ अप्रूवल पेंडिंग है, तो कुछ
रेस्पॉन्सिबिलिटी वो भी ले रहे कहीं ना कहीं। बाकी रेंट में देखो तो रेंट में हमको थोड़ा देर हुआ रहेगा, लेकिन रेंट तो दिया है उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से उस एलिगेशंस पे अगर जाएंगे तो सब बातें सही नहीं मानी जाएगी। बाकी देखो पोजीशन हमको लेट मिलने वाला है ये पक्का है, डिले हुआ ये भी पक्का है। तो उसके लिए हमने कभी भी कोई भी ऑपोजिट रिएक्शन कोई भी कमिटी मेंबर ने या कोई भी जिसका भी फ्लैट्स है और हाँ, कभी उन्होंने कोई आर्ग्यूमेंट बिल्डर से या कभी भी कोई भी ऐसा इंटरेक्शन नहीं किया कि जिससे उनको ठेस पहुंचे और हमको ठेस पहुंचे। क्योंकि अभी तो सारे कानून चेंज हुए हैं, रेरा एक्ट भी आ गया है, तो वो कंट्रोल में एक कंज्यूमर के अंदर में कंट्रोल में रहता है कि सारी चीजें जो है वो आज नहीं तो कल हमारे फेवर में होनी है। अभी सारी चीजें लड़ाई करके या बोलो या झगड़ा करके बोलो या कुछ गुस्सा करके बोलो तो उसका आउटपुट वैसे आने वाला नहीं है। तो ठीक है, देरी हुई है, थोड़ा सा संभल जाएंगे। तो अभी कमिटमेंट हमारे साथ हुआ है, तो कमिटमेंट वो पूरा कर रहे हैं और हम उसके लिए लापरवाही तो कैसा होता है कि एज ए कंज्यूमर देखो तो कंज्यूमर यही चाहेगा कि मेरे को मेरा समय पे मेरी चीज मुझे मिल जानी चाहिए। ठीक है, वो सामने वाले का क्या लेना देना है, वो उसका टाइम क्यों लग रहा है, वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कंज्यूमर ये चाहेगा, लेकिन एक जो बिजनेस पर्सन होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के अगेंस्ट वो काम नहीं कर सकता है। मतलब कहते हैं ना कि कोई गैर कानूनी तरीके से काम नहीं कर सकता। उसको जब तक परमिशन नहीं मिलेगी, आगे से सारा टाइटल क्लियर नहीं होगा, तब तक वो भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन एज ए कंज्यूमर हमें तो फाइट करना पड़ेगा उस राइट्स के लिए। तो हम एक एज ए मेंबर होके तपोन के पास में हम रिक्वेस्ट हम डालते हैं, सर से डायरेक्टली भी हम लोग मैसेज कम्युनिकेशन करते हैं, उनका रिप्लाई भी आ जाता है और सारी चीजें वो बता देते हैं। सर बिल्डर का क्या रिस्पॉन्स है काका? आपको बराबर बात करने बात करने का तरीका जो उनका है वो सही रहता है या दादागिरी वाली बात रहती है? दादागिरी वाली तो अभी तक नहीं हुई है। जब भी सब मेंबर मिले हैं उन्होंने पूरा रिस्पांस दिया है, पूरी बात की है। पहले रूबरू नहीं मिले, उनके रिप्रेजेंटेटिव और से उसने सही बात किया है। लेकिन अभी ये बिल्डर्स का 184 और 20 दुकान है, 204 थे मीटिंग में, उन्होंने बोला था मैं पकड़ के 205 है जी। तो वो कानून से वो बराबर चल रहा है। लेकिन कोरोना की वजह से या डंपिंग प्रॉब्लम की वजह से जो भी उनका लेट हुआ है, उनके लिए हम तो उनका गलती नहीं मानते, लेकिन ये सही तरीके से पेश आ रहा है। हाँ ठीक है, जैसा कि आपको मेरा नाम गुरदीप सिंह मारवा है। मेरे यहाँ पर 2 फ्लैट्स हैं। ठीक है, जब हमने अपनी बिल्डिंग स्टार्ट किया था तो कभी डंपिंग ग्राउंड का इश्यू था। ठीक है, तो उन्होंने पहले बताया था कि 40-45 मेंबर को मैं यहाँ पर दूंगा। तो वो सब मेंबरों को पता है कि हम ये बाजू आने वाले हैं और ये हमको रेट मिलेगा। 150 लोगों को पोजीशन मिल गया है। 2 साल उन्होंने कोरोना में दे दिया, उन्होंने दुकान वालों को 2 साल में दे दिया था और 150 लोग मेंबर लोग को दे दिया है। हम 40-50 मेंबर हैं, वो एग्री हैं। और जो डिले हुआ है वो कोरोना की वजह से भी हुआ है, थोड़ा टेक्निकल इश्यू भी था, लेकिन बिल्डर हमको अच्छे से कोऑपरेट कर रहा है और हम भी उनको अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं।